हिंद साथियों, तो आज की इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन जो आपका 19 दिसंबर से पेपर शुरू है, उस पेपर को फतेह करने के लिए, उस पेपर को क्रैक करने के लिए एक ऐसा पूरा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर मैं आपके सामने साथियों प्रस्तुत करूंगा, जिस मॉडल पेपर को अगर आप देख लेते हैं तो मैं कहूंगा आधा पेपर साथियों यहां से आपका फंसेगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप देखिएगा और अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करिएगा। सबसे पहले साथियों 40 सवाल होंगे साइंस के, जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद साथियों 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के मैंने लिए हैं। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और मैथ के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन के पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करके आदिश राशि मुझे बताइए। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होती है साथियों आदिश राशि और एक होती है साथियों क्या, सदिश राशि। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना उतना साथियों आप लोग पढ़ लेना। आदिश राशि की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको जो जो बताऊं वो ध्यान रख लेना। जिसके कार्य की अगर बात करें ना तो कार्य एक आदिश राशि है। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं जैसे कि द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान भी आपकी आदिश राशि होती है। दूरी भी साथियों आपकी आदिश राशि होती है। उसके अलावा जैसे कि समय हो गया, ठीक है ना, समय हो गया, ये भी साथियों क्या आदिश राशि होती है। तो अगर मैं यहां पर से कहूं कि इसमें से आदिश राशि कौन सी है, तो मैं कहूंगा जो ऑप्शन नंबर ए वाली है ना, ये आदिश राशि है। बल्कि ये अगर बात करें वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। और त्वरण कैसी राशि है साथियों, सदिश राशि है। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके आर्द्रता किससे मापी जाती है बताइए। तो मैं कहूंगा जो हाइग्रोमीटर होता है ना साथियों, हाइग्रोमीटर, इसके द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मामीटर के द्वारा क्या चेक किया जाता है, तो साथियों टेम्परेचर को चेक किया जाता है, ताप को चेक किया जाता है। और वायु दाब, क्या साथियों अगर आपसे पूछा जाए वायु दाब मापना किससे चेक किया जाता है, वायु दाब किससे चेक किया जाता है, तो मैं कहूंगा बैरोमीटर से चेक किया जाता है। और अगर हाइड्रोमीटर की जब हम बात करते हैं साथियों, जो द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व होता है ना, द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व, इसको हाइड्रोमीटर के द्वारा साथियों चेक किया जाता है। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है बताइए। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, तो सोना आपको बताना है। अगला देखिए, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम कहा जाता है। देखिए अगर बात करें जो साधारण बातचीत होती है ना, वो तकरीबन 30 से 40 डेसिबल के आसपास होती है। क्या जो साधारण बातचीत होती है ना, वो 30 से 40 डेसिबल के आसपास होती है। और जब कोई जोर से बात करने लगता है, क्या जोर से बात करने लगता है, तो यही 30 से 40 से बढ़कर तकरीबन 50 से 60 डेसिबल के आसपास हो जाती है। और अगर आपसे कभी कभी पूछता है कि ट्रैक्टर की आवाज जो होती है वो कितने डेसिबल के आसपास होती है, तो साथियों 90 से 100 डेसिबल के आसपास होती है। ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। और सायरन अगर बहुत दूर भी है तब भी उसकी आवाज आपको सुनाई दे जाती है, तो लगभग 110 से 120 डेसिबल के बीच की होती है। यहां पर अगर बात करें अधिक ध्वनि, यानी कि जिसको शोर का नाम दिया गया है, तो यहां पर जब बहुत अधिक ध्वनि है तो मैं कहूंगा वो 80 डेसिबल के आसपास होगी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर ये सवाल आता है डिक्टो, तो 80 डेसिबल ही आपको लगाना है। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल क्या है। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि भैया दो लोग जो बातचीत करते हैं वो 30 से 40 के आसपास उनका डेसिबल होता है। तो मैं कहूंगा यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, लगभग 30 लिखा हुआ है ना, तो 30 आपका यहां पर सही जवाब हो जाता है। अगला देखिए साथियों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। क्योंकि अगर साथियों जितना आपको पढ़ाया जाए जब तक आपकी शिफ्ट है आरआरबी टेक्नीशियन के लिए साथियों स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कहूंगा कि एग्जाम तो आपका जितने चंद दिन, चुनिंदा घंटे, चंद दिन बचे हैं, मैं इसमें पढ़ा के आपको एग्जाम आपका क्रैक करवा दूंगा। तो साथियों जो भी वीडियोस आप देखें उनको तुरंत उस कंटेंट को तैयार करिए, क्योंकि कंटेंट आपका वही आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए इसको, स्वस्थ मनुष्य का तापमान तापक्रम साथियों कितना होता है बताइए। अब देखिए यहां पर फॉरेनहाइट नहीं है, 98.6 फॉरेनहाइट डिग्री होता है। मैं कहूंगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करते हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। कितना नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन अगर फॉरेनहाइट में आपसे पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट आपको बताना। ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल, सबसे अधिक किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, तो मैं कहूंगा हीरे का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, आपको मालूम होना चाहिए।
अगला देखिए एक्सरे का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया, तो आपको नाम इनका मालूम होना चाहिए, विलियम के रोएंटजन इनका नाम है और इन्होंने ही साथियों किसका आविष्कार किया, एक्सरे का आविष्कार किया, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, यहां पर बेसेमर का नाम है, यानी कि हेनरी बेसेमर ने क्या था, तो इस्पात बनाने की प्रक्रिया, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि इस्पात बनाने की प्रक्रिया किसने दी थी, तो मैं कहूंगा हेनरी बेसेमर ने दी थी, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के डायनेमो की खोज किसने की थी, तो डायनेमो की खोज तो साथियों माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। किसकी, माइकल फैराडे के द्वारा साथियों की गई थी। डायनेमो का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, देखिए डायनेमो को विद्युत जनित्र भी कहा जाता है, क्या विद्युत जनित्र भी कहा जाता है। तो अगर कभी को आपके एग्जाम में डायनेमो ना देकर पूछा जाए कि विद्युत जनित्र की खोज किसने की, तब भी आपको माइकल फैराडे का ही नाम बताना है। जो डायनेमो होता है यानी कि जो विद्युत जनित्र होता है, मैं कहूंगा साथियों ये जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होता है ना साथियों, यांत्रिक ऊर्जा, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या यांत्रिक ऊर्जा को साथियों विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रही है किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, बताइए। तो किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, ऊर्जा कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए स्टीफन हॉकिंग कौन थे, तो पियानो वादक है, वैज्ञानिक है, गिटार वादक है, अमेरिकी राजनेता है। साथियों बताइए आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें तो ये तो एक साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग, यानी कि वैज्ञानिक हैं। अगला देखिए बिजली के बल्ब में आमतौर पर इनमें से कौन सी गैस भरी होती है, बताइए। तो बिजली के बल्ब में तो साथियों मैं कहूंगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, असक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी होती है, आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए न्यूट्रॉन की खोज साथियों किसके द्वारा की गई, बताइए। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई साथियों, चैडविक के द्वारा की गई, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई, क्या अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो आपको बताना है साथियों किसके द्वारा की गई। फटाफट आप लोग कमेंट करके साथियों बताइए। तो गोल्ड स्टीन इनका नाम है, क्या गोल्ड स्टीन इनका नाम है, और गोल्ड स्टीन के द्वारा ही प्रोटॉन की खोज की गई। न्यूट्रॉन की खोज साथियों चैडविक के द्वारा की गई, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब इस सवाल की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, कह रहे कि गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि गैसों के संबंध में जो कथन सत्य है वो आपको बताना है, बताइए। तो गैसों का एक निश्चित आयतन होता है और आकार निश्चित आकार होता है, तो मैं कहूंगा नहीं, गैसों को कंप्रेस भी किया जा सकता है। मान लीजिए अगर किसी चीज कोई भी बर्तन है इसमें ये गैस है, तो इसको कंप्रेस करके छोटे बर्तन में भी रखा जा सकता है, ये गलत है। गैसों को ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है। अब ये भी सही नहीं है, मैं कहूंगा ये, हाँ एक सेकंड। अच्छा मैंने यहां पर क्या बताया, मैंने कहा इसको कंप्रेस किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है इसका कोई निश्चित आयतन नहीं होगा, ना ही निश्चित आकार होगा, क्योंकि इसको तो जितना चाहे कंप्रेस कर लो आप। गैसों का निश्चित आयतन होता है, गलत हो जाएगा। गैसों का निश्चित आकार होता है, नहीं। आपको इतनी सी बात याद रखना है कि गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इनका निश्चित आकार होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के सही कथन कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी वाला था, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, बताइए। तो मैं कहूंगा कि यह सवाल आपका सैकड़ों बार पूछा जा चुका है रेलवेज के एग्जाम में कि हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, तो अमोनिया को उत्पादित किया जाता है। अगला सवाल देखिए, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाएगा और हाइड्रोजन सल्फाइड आपको बतला देना है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध होती है ना, ये सड़े हुए अंडे की भांति होती है, सड़े हुए अंडे की तरह लगती है इसकी खुशबू। अगला सवाल देखिए, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अगला सवाल देखिए, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर साथियों विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विटीकल्चर कहा जाता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं साथियों पीसी कल्चर की, तो आपको मालूम होना चाहिए मछली पालन को क्या कहा जाता है, मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। सेरी कल्चर की जब हम बात करते हैं तो रेशम कीट पालन को क्या साथियों, रेशम कीट
पालन को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो साथियों बागवानी को क्या कहा जाता है? बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। और विटिकल्चर मैंने आपको बता दिया कि अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, करके जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो यहां पर आपका शरीर रचना विज्ञान कहा जाएगा। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहा जाएगा साथियों? शरीर रचना विज्ञान कहा जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, आपसे पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं, चींटी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या अगर आपसे पूछा जाए चींटी के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो साथियों मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। क्या आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों? मर्मिकोलॉजी कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए, करके कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाई जाती है? तो यहां पर लाइसोसोम की अगर बात करते हैं तो साथियों कोशिका में लाइसोसोम एक तरीके से ये पाचन थैली है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी के साथ जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि हाइपोक्सीमिया क्या होता है? तो हाइपोक्सीमिया की अगर बात करें तो ये ब्लड में ऑक्सीजन का निम्न स्तर रखता है, यानी कि इसको कहा जाता है साथियों हाइपोक्सीमिया, ठीक है ना। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो साथियों क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारे पेट में पाचक रस में, ठीक है ना। यही तो खाने को पचाता है, यही रस। तो पाचक रस में मुख्य रूप से जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है ना वो साथियों जिगर है। जिगर की जगह पर अगर यकृत आ जाए तो यकृत लगा देना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है, मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, रक्त संचार तंत्र की खोज किसने की, यानी कि करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो विलियम हार्वे इनका नाम है, और विलियम हार्वे ने ही मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज करने वाले यही सबसे पहले व्यक्ति हैं। अब उसके बाद देखिए रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? यानी कि जो ब्लड ग्रुप ओ है ना साथियों, इसको सार्वजनिक दाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सार्वजनिक दाता कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और सार्वजनिक ग्राही किसे कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप ए बी को। क्या ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कहा जाता है पूछा जाए तो ब्लड ग्रुप ए बी को सार्वजनिक ग्राही कहते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक दाता कहा जाता है। ये दोनों बातें आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। ब्लड ग्रुप की खोज कब की गई? तो 1900 में की गई। और किसके द्वारा की गई साथियों? तो लैंडस्टीनर के द्वारा की गई। किसके द्वारा? लैंडस्टीनर के द्वारा की गई। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, फेफड़ों की बाहरी आवरण की परत को साथियों क्या कहा जाता है? तो फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो फेफड़ों की बाहरी आवरण परत होती है ना, इसको फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? यानी कि छोटी हड्डी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी हड्डी जो होती है ना वो शरीर के कान में होती है। और उस हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज उस हड्डी का नाम है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप की वजह से आसानी से नष्ट हो जाता है? तो मैं कहूंगा विटामिन सी। अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो विटामिन सी आपको साथियों बता देना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? यानी कि विटामिन सी हमें किससे मिलता है? हरी फूल गोभी से, चीनी से, अंडे से, गेहूं से। मैं कहूंगा हरी फूल गोभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हरी फूल गोभी से भी हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। चलिए भाई, उसके अलावा अगर बात करते हैं जिसके नींबू से, संतरे से, मौसम्बी जो होता है ना, आंवले से, टमाटर में भी विटामिन सी होता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं साथियों जो फूल गोभी होती है, ठीक है, इससे होता है। और कुछ हरी सब्जियां वगैरह होती हैं उनसे भी हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। अगला देखिए, सोयाबीन में क्या पाया जाता है? तो मैं कहूंगा सोयाबीन की अगर बात करें तो प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध है? यानी कि बादाम में कौन सा विटामिन ज्यादा पाया जाता है? तो मैं कहूंगा विटामिन ई इसमें पाया जाता है। क्या इसमें विटामिन ई पाया जाता है साथियों? ये बात आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए
देखिए अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो आपसे पूछा जाता है उसको कौन सा रोग हो जाता है, तो बंध्यता रोग हो जाता है। क्या साथियों? ठीक है, बंध्यता यहां पर लिखा जा सकता है, बंध्यता नामक रोग हो जाता है। ये बंध्यता क्या होता है? तो इसको बांझपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसको बांझपन कहा जाता है। ये पुरुष में भी हो सकता है और स्त्री में भी हो सकता है। तो ये विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है ना। और विटामिन ई किस में पाया जाता है साथियों? बादाम में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है साथियों, बताइए। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? तो एस्कार्बिक अम्ल है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन डी का रासायनिक नाम रेटिनॉल नहीं होता है साथियों। क्या रेटिनॉल नहीं होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है साथियों? कैल्सी, ठीक है ना, कैल्सीफेरॉल जो है कैल्सीफेरॉल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। तो मैं कहूंगा कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। जब तक साथियों चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक प्यारे से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। तो एक छोटा सा नाइस करके बढ़िया क्लास ऐसे करके कुछ कमेंट लिख देंगे ताकि मेरा मोटिवेशन और अप हो जाए, और मेरा मोटिवेशन साथियों अगर अप होता है तो अगली क्लास में आपके लिए और मोटिवेटेड होके बनाऊंगा और बढ़िया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि कम मेहनत के साथ आपका एग्जाम साथियों क्लियर हो, ठीक है ना। यानी कि मुझे जितनी बैकग्राउंड में मेहनत करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन आपका इस बार ये एग्जाम बहुत 100% साथियों एग्जाम को क्रैक करके रहूंगा। देखिए तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपने देखा होगा स्कर्वी रोग हो जाता है साथियों तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है, यह आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, रक्त में इनमें से अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो आपको यहां पर बताना है साथियों रक्त में निम्न की अधिकता से, यानी कि अगर ब्लड में नाइट्रेट बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाती है। यह आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो इसका नाम क्या है? यूट्रिकुलेरिया है। क्या? यूट्रिकुलेरिया पौधा जो है ना ये अपने भोजन के रूप में जो इसके आसपास कीड़े होते हैं ना उसको ही खा जाता है, ये उसको ही गायब कर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो मैं कहूंगा जो वाष्पीकरण है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जल चक्र में शामिल प्रक्रिया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। रुई की एक गांठ का वजन कितना होता है? वैसे तो आप सोचोगे कि भाई रुई तो बहुत हल्की होती है, क्या इसकी एक गांठ में वजन 1 किलो होगा, 2 किलो होगा, 3 किलो होगा? नहीं साथियों, एक जो रुई की गांठ होती है इसमें वजन इसका 180 केजी होता है, यानी कि 180 किलो होता है। और ये हर एक देश में अलग, जैसे कि भारत में अगर 180 है तो हो सकता हो किसी और देश में 182 हो या किसी देश में 175 हो, तो ऐसे करके भी साथियों होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए अभी आपके कुछ ही देर बाद साथियों करंट अफेयर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कौन से? क्योंकि करंट अफेयर अगर आपको साथियों साइंस वाले में या जीएस वाले पोर्शन में अपने स्कोर को ऊपर करना है, ज्यादा क्वेश्चंस करना है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपको देखना चाहिए। तो थोड़ा सा धैर्य से रखिए साथियों, करंट अफेयर के बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस कराऊंगा 10, और मैं कहूंगा वहां से भी आपके कुछ क्वेश्चंस फंसेंगे आपके एग्जाम में। चलिए, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों फ्यूजन कहा जाता है। ये प्रक्रिया आप लोग ध्यान रखेंगे, फ्यूजन प्रक्रिया आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इन पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को फ्यूजन कहा जाता है। अगला देखिए, त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों अधिचर्म कहा जाता है, इंग्लिश में इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। तो दोनों चीजें आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल साथियों यहां पर अगर बात करें, अब करंट अफेयर के सवाल देख लीजिए। आपके विज्ञान के 40 सवाल आएंगे, जैसे मैंने कराए बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखेंगे, और उसके बाद साथियों हम लोग रीजनिंग पर बढ़ जाएंगे, रीजनिंग को देखेंगे और मैथ को भी यहां पर देखेंगे। चलिए
तो कह रहे कि जलवायु कोष का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है शेख डियोंग और शेख डियोंग को ही जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है, तो इनका नाम है लैंडो नॉरिस और लैंडो नॉरिस ने ही सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है, तो मैं कहूंगा साथियों कहां पर यह घोषणा की है नरेंद्र मोदी के द्वारा, फटाफट आप लोग यहां पर साथियों बता देंगे मुझे। चलिए भाई, तो अगर आपका जवाब साथियों बोस्टन और लॉस एंजल्स है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है ना भारतीय वाणिज्य दूतावास ये लॉस एंजल्स में भी खोलेंगे और बोस्टन में भी खोलेंगे, तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों के 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है, तो प्रत्याशा रे इनका नाम है और प्रत्याशा रे को 2024 का एकलव्य पुरस्कार के लिए साथियों चुना गया है। मनकिडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है, तो मैं कहूंगा मनकिडिया समुदाय ये ओडिशा राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है, किसको, मनकिडिया समुदाय को। उसके बाद देखिए, भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बनकर उभरा है, तो किस देश की बात चल रही है, आर्मेनिया देश की बात चल रही है, आंसर आपका बी हो जाता है। अगला देखिए, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फिल्म महोत्सव का आयोजन साथियों कहां पर किया गया है, तो गोवा में किया गया। कहां पर किया गया है साथियों, गोवा में किया गया है। उसके बाद देखिए कि जारी एशिया पावर सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो मैं कहूंगा साथियों कौन शीर्ष पर रहा है, अमेरिका शीर्ष पर रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किसे हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो साथियों किसको नियुक्त किया गया है, अमित गर्ग को नियुक्त किया गया है। हैदराबाद में जो स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, इसका प्रमुख नियुक्त किया है अमित गर्ग जी को। अगला देखिए, हरिनी अमर सूर्या को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो किस देश का साथियों प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, मैं कहूंगा श्रीलंका का, यानी कि हरिनी अमर सूर्या को श्रीलंका देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, यह आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब रीजनिंग के यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। अब बहुत तेजी के साथ साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए यहाँ पर साथियों पृथ्वी वन और आरेख का वृक्ष का आरेख आपको पता करना है, तो मैं कहूंगा पृथ्वी ये हो जाएगा, वन ये हो गया और कुछ वन जो है ना एक तरीके से वृक्ष वन के अंतर्गत आ जाएंगे, तो कुछ इस टाइप का बनेगा। और ऐसा कहां पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। अगला देखिए, 11 से 121 हो गया, 17 से क्या होगा, तो मैं कहूंगा 11 का स्क्वायर है 121 है, 17 का क्या होता है 289 होता है, तो 289 कहां पर लिखा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला देखिए, SLAM को इतना लिखा जाता है, TOY को इतना लिखा जाता है, तो क्लियर को साथियों क्या लिखा जाएगा बताइए। देखिए ऐसा तो नहीं कि CLER का कोड यहां पर कहीं लिखा हो, तो C यहां नहीं है, यहां नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए S होता है आपका 19 पर, यह लिखा हुआ है 57, तो 19 की 3 से गुणा करोगे तभी तो 57 आएगा। L लिखा हुआ है 12 पर, 12 3 36, तो मैं कहूंगा C की 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। L 12 पर होता है, 12 3 36 हो गया, 5 3 15 हो गया, 1 की 3 से 3 आ गया, 18 3 54 हो जाएगा। मैं कहूंगा 54 अंत में यहां पर लिखा हुआ है और 93 शुरू में यहां पर लिखा हुआ है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, 1 सेकंड रुकिए। ये देखिए अब आपको साथियों क्लियरली यहां पर दिख रहा होगा। आपको इतना काम करना है साथियों, DLGN बना है और PXSZ बना है, HPKR बना है, तो T से बताने के यहां पर साथियों क्या बनेगा, WD यहां पर। देखिए यहां पर अगर बात करें, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो आप पाएंगे D 4 पर होता है, L 12 पर होता है, G 7 पर होता है, N 14 पर होता है, P 16 पर होता है, X आपका 24 पर होता है, S 19 पर होता है, Z 26 पर होता है। देखिए 4 से 12 हो गया यानी कि 8 बढ़ाया गया, 16 से 24 हो गया यानी 8 बढ़ाया गया, 7 से 14 हुआ 7 बढ़ाया गया, 14 से ये 26 हुआ, सॉरी 19 से 26 हुआ, मैं कहूंगा 7 बढ़ाया गया। यहां पर भी यही है मैटर लगाओ, तो यहां पर भी कर दो। 20 है, 8 बढ़ाएंगे तो 28 हो जाएगा, 28 का मतलब होता है साथियों B। और उसके बाद अगर बात करते हैं W 23 पर होता है, D 4 हो गया, यानी कि यहां पर भी कितना बढ़ाया गया, 7 बढ़ाया गया है।
अरे भाई इधर का 3 और इधर का 4 7, तो मैं कहूंगा बी हमारा आ चुका है। बी कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला देखिए कह रहे CALM को DCOQ बनाया जाता है, तो COOK को क्या बनाया जाएगा? देखिए ये C से D हो गया 1 बढ़ाया गया, A से C हो गया 2 बढ़ाया गया, L से O हो गया 3 बढ़ाया गया, M से Q हो गया 4 बढ़ाया गया। तो मैं कहूंगा यहां पर 1 बढ़ाएंगे तो D आ जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो Q आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा साथियों? आर आ जाएगा, और के में अगर हम बढ़ा देते हैं साथियों 4 तो ओ आ जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? DQRO ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। साथियों बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस अधिक हैं और सभी क्वेश्चंस आपको समझाना भी है। अब देखिए 1 से 2 हुआ, 2 से 9 हुआ, फिर 9 से 64 हुआ। आपको बताना अगला क्या आएगा। देखिए ये मुझे लग रहा है साथियों, ये अगर इसकी बात करें तो ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब है। तो अगर 2 की पावर 1 यहां पर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 3 4, तो जाहिर सी बात है यहां पर 5 आ जाएगा। अब पावर देखिए 1 2 3 4, तो यहां पर 4 आ जाएगा। तो 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? यानी कि 25 गुणा 25 होता है, और 25 की 25 से करोगे तो 625 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 625 आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल देखिए कह रहे कि सभी फल तने हैं, तो मैं मान लेता हूं साथियों ये क्या हो गए? ये फल हो गए, और सभी फल क्या हो गए? सभी फल तने हो गए। कुछ फल पत्तियां हैं, तो मान लेते इतने फल क्या हो जाएंगे? इतने फल आपकी पत्तियां हो जाएंगी। ठीक है, निष्कर्ष को देखिए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही कौन सा गलत है। कुछ तने पत्तियां हैं, बिल्कुल साथियों कुछ तने पत्तियां हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ पत्तियां फल हैं, कुछ फल पत्ते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों आपका सही। ऐसा कहां पर लिखा हुआ था? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ था। अब अगला सवाल देखिए, यहां पर एक दर्पण है, आपको बताना है जब 6TYGZ2 दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये ऐसा, और मेरे हिसाब से ये ऐसा, और जी की बात करें कुछ ऐसा, वाई जैसा वैसे ही दिखेगा, टी जैसा वैसे ही दिखेगा, 6 ऐसा दिखेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में लग रहा है साथियों? 2 तो यहां पर उल्टा ही बना दिया गया। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जैसे ये है ना वैसे यहां पर ये है। चलिए तो यहां पर 6 आ गया, ये भी गलत हो गया। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि INSERT से NIXTZTR बनाया गया, तो SCESECOND से साथियों क्या बनाया जा सकता है? मुझे बताइए। जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मैंने ये पाया कि IN यहां पर लिखा हुआ है, IN, और NI यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद साथियों RT लिखा है तो उसको TR कर दिया, यानी कि इसको भी ऐसे लिखो, SSE है ना तो ES हो गया, ND है ना तो साथियों DN हो गया। अब देखिए अंत में ऐसा आपको कहां लग रहा है? देखिए DN, ठीक है, ES लिखा है, यहां पर DN नहीं है, कट हो जाएगा, यहां पर भी नहीं, गलत कट हो जाएगा, यहां पर EH है, यहां पर ये भी कट हो जाएगा। मैं कहूंगा आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब ये S से साथियों I कैसे हुआ है? सॉरी X कैसे हुआ है? ठीक है, तो मैं कहूंगा यहां पर 5 बढ़ाया, सॉरी कितना साथियों, एक सेकेंड, S से ये S होता है 19 पर, X होता है 24 पर, 5 बढ़ाया गया E से। ठीक है ना, अब यहां पर अगर बात करें E से जो हुआ है वो Z हुआ है, तो 5 घटाया गया यहां पर, तो 5 बढ़ाया गया आएगा, यहां पर 5 घटाया जाएगा। O में जब 5 घटाएंगे तो J आ जाएगा, देखिए J यहां पर है, और E में अगर 3 बढ़ाएंगे तो साथ H, 5 बढ़ाएंगे तो H आ जाएगा। बिल्कुल आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब इस सवाल की अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर 8 से 70 बनाया गया है, तो कह रहे हैं कि किस नंबर से आप 87 बना सकते हैं, यहां पर आपको बताना है। देखिए यहां पर अगर थोड़ा सा हम साथियों ध्यान दें तो हमें लग रहा है कि अगर हम 8 का स्क्वायर यानी कि इस नंबर का स्क्वायर अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास 64 आता है, और इस 64 में हम कितना जोड़ देते हैं साथियों? अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो हमें 70 मिल जाता है। अब ये किसके स्क्वायर के आसपास है? मैं कहूंगा 9 के स्क्वायर के पास है, 81 है। तो जब इसमें 6 जोड़ा तो इसमें भी 6 जोड़ना पड़ेगा, मैं कहूंगा 87 आ जाएगा। तो यहां पर आपका 9 आएगा, और 9 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला सवाल देखिए, किसी निश्चित कोड भाषा में CHAINED को JYGPCF लिखा जाता है, तो MEDAOW को साथियों क्या लिखा जाएगा? मुझे बताइए। देखिए ये C से यहां पर E हुआ है, मैं कहूंगा 2 बड़ा है, H 8 पर होता है, J 10 पर होता है, 2 बड़ा है, A से Y हुआ, इसका मतलब 2 घटा है। ठीक है, और I से साथियों क्या हो गया है? G हो गया, मैं कहूंगा फिर 2 घटा है। तो ये मामला चल रहा है, 2 बढ़ रहा है 2 घट रहा है, 2 बढ़ रहा है 2 घट रहा है, ये चल रहा है साथियों सिस्टम। चलिए तो सबसे पहले 2 बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे इसमें तो P आ जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो 5 पर होता है 7 यानी कि G। तो PG कहां पर लिखा हुआ है? PG तो भैया कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। एक सेकेंड, यहां पर अगर बात करें H से J हुआ है तो 2 बड़ा ही तो है। अच्छा अगर हम यहां पर
दो घटा कर देखें तो दो घटाकर हमें कुछ मिल रहा है पीसी, तो पीसी एक तो यहां पर है एक यहां पर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ए में आपको क्या करना है, दो घटाना है तो वाई आ जाएगा, यानी कि पीसी वाई कहां पर लिखा है, यहां पर और यहां पर। अब अगर बात करते हैं साथियों डी में, अगर हम दो बढ़ाते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, देखिए अगर डी में दो घटाते हैं तो बी आना चाहिए, बी किसी ऑप्शन में नहीं है तो जाहिर सी बात है बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम मान लीजिए बढ़ाते हैं, ठीक है, ओ में दो बढ़ाते हैं तो क्यू आना चाहिए, क्यू कहीं पर नहीं है तो दो घटाएंगे क्या आ जाएगा साथियों, मैं कहूंगा एम आ जाएगा। तो कहां पर ऐसा लिखा हुआ है साथियों, इसको अगर बात करें, अगर दो बढ़ाएं यानी कि 23, 24, 25 तो वाई आना चाहिए, वाई ही सब कहीं लिखा हुआ है। अब देखिए आपको बताने की ये कहां लिखा हुआ है, पी सी वाई एफ एम वाई, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर बी में मुझे नजर आ रहा है, तो बी में नजर आ रहा है साथियों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पी सी वाई एफ एम वाई, ठीक है। अगला देखिए साथियों, और यहां पर आप लोग बता दीजिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए भाई क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि ए का अर्थ है योग, यानी कि ए दिखे तो प्लस लगा देना, और बी का अर्थ है माइनस, और सी का अर्थ है साथियों गुणा, और डी का मतलब भाग हो जाएगा। अब देखिए 6 हो गया और ब्रैकेट में ये 57 और 8 हो गया, और फिर 7 हो गया, और फिर 32 हो गया, और फिर 9 हो गया। सी का मतलब क्या है, गुणा लिख दिया, बी का मतलब क्या, माइनस माइनस लिख दिया, डी का मतलब क्या है, भाग भाग लिख दिया, और बी की अगर बात करें बी का मतलब क्या, बी का मतलब माइनस है, और ए का मतलब साथियों प्लस है। अब इसको कर लीजिए आप, 57 में से 8 जाता है तो मैं कहूंगा 49 बचता है, 49 भाग 7 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो मैं इस पूरे की जगह पर क्या लिख दूं, ये 7 आ गया और ये 6 आ गया, यानी कि 7 छंग 42 हो गया, 42 माइनस 32 प्लस 9 हो गया, घटेगा तो 10 आएगा प्लस 9 यानी कि 19 आपका राइट आंसर हो गया। कहां पर 19 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 19 लिखा हुआ है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, बहुत दमदार सवाल है साथियों, ये क्या आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल आएगा, बहुत दमदार सवाल है। देखिए चलिए देखिए 10 मिनट में मैंने आपको लगभग 11 सवाल करा दिए, तकरीबन 10 मिनट से रीजनिंग मैंने यहां पर शुरू करी थी, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर बात करें पी क्यू आर एस टी यू एक बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं साथियों क्यू दाएं किनारे पर बैठा हुआ, एक बेंच अब बना लेते हैं, मान लीजिए ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो कहेंगे क्यू दाएं किनारे पर है, ठीक है। एस के दाईं और बगल में बैठा है आर, तो मान लीजिए अगर हम साथियों एस यहां पर बनाए, क्या एस यहां पर बना लें, तो कहने के एस के दाईं यानी कि एस के दाईं किनारे पर बैठा हुआ है आर, तो आर यहां पर बैठ गया। उसके बाद कहेंगे टी के बाईं और बगल में बैठा है यू, और टी क्यू के, या एक काम करो साथियों देखिए, अगर हम इसको ना करके इस वाली लाइन को सॉल्व ना करके अगर हम इस वाली लाइन को सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें कॉमन मिल रहा है टी, देखिए टी दोनों में है, तो हमारे लिए जल्दी आंसर निकालना हो जाएगा। कहेंगे टी के बाईं और बगल में बैठा है यू, तो अगर टी को हम यहां पर बैठा लें तो टी के बाईं और बगल में बैठा है यू, यानी कि यू यहां पर बैठेगा। क्यू के बाईं और बगल में बैठा है टी, यानी कि क्यू, जाहिर सी बात है फिर क्यू यहां पर बैठेगा, क्यू के बाईं और बगल में टी बैठा है। कहने के पी जो है ना ये एस के बाईं और बगल में बैठा है, तो पी, ठीक है, पी जो है ना ये एस के बाईं और बगल में बैठा है, ठीक है। अब इसको देखिए जरा, कह रहे कि क्यू दाएं किनारे पर बैठा है, यानी कि इसके इधर को कोई नंबर नहीं हो सकता, कोई लेटर नहीं हो सकता, तो वहां से एक हटाया तो जाहिर सी बात है इधर एक बढ़ाएंगे। कह रहे कि एस के दाईं और बगल में बैठा है कौन, आर, तो एस के दाईं और बगल में बैठा है। देखिए अगर हम साथियों एस को यहां पर बैठा लें, ठीक है ना, एस को अगर यहां पर बैठा लें तो जाहिर सी बात है आर यहां पर आएगा। चलिए कहने कि टी के बाईं और बगल में बैठा है यू, तो टी के बाईं और बगल में बैठा है यू हो गया। क्यू के बाईं और बगल में बैठा है टी, ये भी हो गया। पी के बाईं और बगल में बैठा है एस के बाईं और बगल में बैठा है पी, तो एस के बाईं और बगल में बैठा है पी, यानी कि पी यहां पर आएगा, एस यहां पर आएगा और आर यहां पर आएगा। तो 6 थे 6 को बैठा दिया। बाएं किनारे पर कौन बैठा है, मैं कहूंगा पी बैठा है, तो पी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए, इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूं, जूम कर देता हूं, देखिए देखिए इस सवाल की अगर बात करें, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि उस पासे का चयन करिए जिसे निम्नांकित पत्रक शीट को रेखाओं पर मोड़कर साथियों प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर यहां पर हम लोग बात करें, एक सेकंड रुकिए,
आपके सामने ये ओपन पासा है, ये कैसा पासा, ये ओपन पासा है और ये सब एक तरीके से बंद पासे हैं। तो मैं कहूँगा अगर इस पासे को हम मोड़ेंगे तो हमें कौन कौन से पासे हम बना सकते हैं, इस बात का डिसीजन आप कैसे करेंगे कि कौन कौन से पासे हम बना सकते हैं। देखिए अगर 6 यहाँ पर है, देखिए 4 है तो 4 का विपरीत यहां पर क्या दे रखा है, 4 का विपरीत 3 दे रखा है। तो 4 का, एक सेकंड, पहले वाले पासे से शुरू करें ना, हम दूसरे वाले से क्यों शुरू कर दिया। ये पहला वाला पासा है, हमें देखना है कि ये वाला पासा बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो 1 है, 1 का विपरीत यहां पर क्या है, 1 का विपरीत यहां पर 6 है। तो 1 के विपरीत 6 यहां पर नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत हमें 5 यहां पर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। 4 है, 4 का विपरीत 3 है, तो 4 का विपरीत 3 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। तो मैं कहूंगा ये वाला पासा बन जाएगा, बन जाएगा। इसकी बात करें तो साथियों 4 का विपरीत क्या है, 3 है, तो दिख रहा है 4 का विपरीत 3, तो ये नहीं बन पाएगा। 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत साथियों 5 है, नहीं दिख रहा है। 1 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत साथियों 6 है, 1 का विपरीत 6 नहीं दिख रहा है। उसके अलावा 3 का विपरीत क्या है, 4 नहीं दिख रहे, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा। और 1 का विपरीत यहाँ पर 6 है और ये दिख रहा है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। मैं कहूँगा ए वाला बन जाएगा, और यानी कि ये बन जाएगा और सी वाला बन जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए साथियों, यहां से आपके मैथ के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों, सभी के सभी मैथ के बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे। देखिए भाई, 15 मापों के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त हो। यानी कि क्या कहा जा रहा है साथियों, 15 मापों की अगर गणना करते हैं तो साथियों गणना करने पर 50 सेंटीमीटर हमें मान प्राप्त होता है। तो 15 का अगर हम करें कि इनका टोटल योग कितना होगा, तो इनकी गुणा करो, 15 पंजे 75 हो गया, ठीक है। तो 75 750 के आगे योग आ गया। उसके बाद कहेंगे लेकिन यह पाया गया कि एक माप को 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया। तो साथियों कितना, 61 करना था, 46 किया गया। तो मैं कहूँगा कितना कम किया गया, तो 61 में से 46 को साथियों घटा दीजिए, तो 5 आ गया, 1 यानी कि 15 कम किया गया। तो साथियों यहाँ पर 15 जोड़ेंगे तो 765 आ जाएगा, 765 आ जाएगा। तो सही माध्य क्या होगा, इसको कैलकुलेट करो, सही माध्य आपका निकल आएगा। 15 तियां, सॉरी 5 तियां 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 5 तियां 15 हो गया। इसको अगर साथियों यहाँ पर कैंसिल करते हो तो कुछ दिक्कत आएगी, 1 सेकंड रुकिए। कुछ मुझसे दिक्कत हुई क्या, एक माप को 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया। तो सही माप क्या होगा, 61 में से 46 घटाएंगे, 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 750 में 765 हो जाएगा साथियों। इसकी अगर 15 से भाग करते हैं तो 15 तियां 5 तियां आपका 15 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया। अच्छा 2 जाएगा, 1 सेकंड रुकिए भाई, ठीक है। नीचे 3 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, 5 पंजे 25 आ गया, ठीक है। और 5 तियां 15 ये होगा। तो मैं कहूंगा 3 पंजे 15, 3 एकम 3, तो 51 आपका क्या आएगा, सही माध्य आएगा। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ है, ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अब अगला सवाल है करके, यदि संख्याएं 5 7 9 12 13 टी 20 का माध्य कितना है साथियों, यहाँ पर टी लिखा होना चाहिए। टी है तो टी का मान क्या है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, 5 + 7 + 9 + 12 + 13 और प्लस टी और प्लस 20, इनका जो साथियों औसत बताया गया है, कितना इनका औसत बताया गया, इनका औसत बताया गया है टी। तो ये कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हो गई। तो मैं कहूंगा इनका योगफल क्या होगा, इन दोनों की गुणा कर दो, यानी कि 7t जो होगा, 7t ये इनका योगफल हो जाएगा। अब इनको साथियों योग कर लो, 5 7 12 हो गया, 12 और ये 21 हो गया, ठीक है ना। 21 और 12 कितना हो जाएगा साथियों, आपका 33 हो जाएगा। 33 और 13 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा साथियों 33 और 13 आपका कितना, 36 बोल तो 46 हो गया। 46 और ये कितना हो गया, 66 हो गया, यानी कि 66 प्लस टी आपका आ गया, बटे में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब 60t ये है, मैं कहूंगा बराबर के उधर एक टी है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 66 आ गया। 60t में से एक टी जाएगा तो 6t बचेगा, 6t बराबर 66 है। और फिर t बराबर क्या आ जाएगा, 66/6 आ जाएगा। कैंसिल करोगे तो t बराबर साथियों 11 आ जाएगा। यहां पर पूछा गया था कि t का मान क्या होगा, t का मान 11 निकला है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, 1 सेकंड रुकिए।
हाँ देखिए, अब यानी कि एक वस्तु 8800 रुपए में बेची गई जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, तो हानि आपको यहां पर बताना है। देखिए, एक वस्तु कितने रुपए में बेची गई जो उसके क्रय मूल्य, अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्या उसके क्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य का मतलब होता है साथियों गुणा का, यह आ गया 5/7, ये 5/7 आ गया, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर साथियों विक्रय मूल्य है, क्या यहां पर विक्रय मूल्य है, तो मैं कहूंगा ये क्रय मूल्य इसके इधर को आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, तो यहां से हम हटा देते हैं, यहां से हम हटा देते हैं और यहां पर साथियों हम क्रय मूल्य लिख देते हैं। तो हमें इतना समझ में आया कि जब क्रय मूल्य 7 है तो विक्रय मूल्य 5 होगा, क्योंकि यहां पर हानि हो रही है। अरे भाई, कोई चीज अगर 7 रुपए में आपने खरीदी है और 5 रुपए में बेचोगे तो हानि ही तो होगी। तो कहने कि वो कितनी हानि हुई है, तो मैं कहूंगा साथियों 2 की हानि हुई है, ठीक है ना। कितने की हानि हुई है, 2 की हानि हुई है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहां पर ये देख लीजिए कि जो विक्रय मूल्य बताया गया वो 8800 बताया गया, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है, 8800 है। तो मैं कहूंगा 5x की वैल्यू, और ये 7x हो जाएगा, 5x की वैल्यू 8800 है। तो जरा x की वैल्यू देखो कितनी होगी, x बराबर कितना हो जाएगा, 8800/5 हो जाएगा। 5 एकम 5 हो गया, आप 3 से करो, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 छंग 30 हो गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो x का मान इतना आ गया। तो अब अगर बात करें साथियों, देखिए विक्रय मूल्य हमारे पास है, अब क्रय मूल्य भी निकल आएगा। 1760 की गुणा 7 से करके, 1760 की गुणा साथियों 7 से अगर हम करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, 0 आ गया, 7 छंग 42 आ गया, 7 सत्ते 49 आ गया, 49 और आपका 53 आ गया, 7 एकम 7, ये आपका कितना आ गया, 12 आ गया, यानी कि 12320, क्या 12320, ये आपका क्या हो गया, 12320, एक सेकेंड, 12320, ये क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया, और विक्रय मूल्य 8800 है। यानी कि कहने का मतलब यह है, किसी चीज को अगर आपने 12320 रुपए में बेचा है, सॉरी खरीदा है और बेचा 8800 में, तो कितना नुकसान होगा। तो इसको जरा आप घटाइए, इसको आप जरा साथियों घटा दीजिए। तो यहां पर मैंने इसको घटा दिया, 0 आ गया, 2 आ गया, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा। तो इसको इतना का नुकसान हो गया, बस आपको इसको ही आपको प्रतिशत में बदलना है। तो गुणा हम 100 कर देंगे, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना है, 12320 है। तो इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर कट करे 2 छंग 12 हो गया, ठीक है, 2 एकम 2 हो गया, 2 छंग 12 हो गया। इसको अगर कट करे 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 हो गया, एक सेकंड, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 छंग 12, ये आ गया। अब थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए है, क्या थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। कितना आ गया, 1760 आ गया बटे 616 आ गया, गुणा आपका कितना है, 10 बचा है, यहाँ पर गुणा 10 बचा है। चलिए 2 से और एक बार कट करते हैं यहाँ पर जरा, 2 3 6 और 0, 2 8 16 हो गया, 2 8 16, 2 8 16, 0 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसको साथियों आपको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा और कैलकुलेट करिए। 2 चौक 8, 2 चौक 8, डबल 0 हो गया, यहाँ पर 15 आ जाएगा, ये आपका आ गया। इतनी बात क्लियर है। और कट करेंगे, और कट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसको अगर कट करें तो ये 2200 आ जाएगा, 2200 आ गया, बटे में क्या आ गया, ये यहाँ एक सेकेंड, हाँ ये क्या आ गया, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, इतनी बात क्लियर है। 11 से करेंगे, 11 दूना 22 और 11 सत्ते 70, ये आपका इतना आ चुका है। तो बस यही तो आपका आंसर है। इसको आपको थोड़ा सा सही प्रकार से लिख लेना है, यानी कि जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे आप इसको लिख लेंगे। 200/7 को नीचे 7 लिख लो, 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 कितना जाएगा, 6 जाएगा, 7 8 56, ठीक। अभी भी कितना बचा, 4 बचा, वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 28 सही, 4/7 कहाँ पर लिखा हुआ है, 28 अलग है, ये 4/7 अलग है। तो मैं कहूँगा आंसर आपका सी के साथ जाएगा। देखिए, कहने को ये छोटा सा सवाल था, लेकिन जब आपने इसको करा तो थोड़ा सा बड़ा लंबा हो गया। लेकिन मैं कहूँगा साथियों कि अगर ये सवाल आता है और आप इस सवाल को अच्छे तरीके से कर देते हैं तो आप हज़ारों लाखों बच्चों को पछाड़ देंगे, ये बात मैं आपसे कहूँगा ज़रूर। चलिए भाई, अब इस सवाल को भी देख लेते, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि 8 मीटर 14 मीटर लंबी 2 रस्सियां समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जाती हैं, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। यानी कि कुछ नहीं आपको करना है, 8 का और 14 का मासा आपको बताना है। तो 8 का और 14 का साथियों मासा हम देख लेते हैं कितना होता है। 2 से कट कर 2 चौक और 2 सत्ते, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि फिर इसको हमें 4 से कट करना पड़ेगा, फिर इसको 7 से कट करना पड़ेगा। तो यहीं पर थम जाएंगे और 2 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 8 मीटर
14 मीटर लंबी 2 रस्सियां हैं, इनको समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना और प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, तो 2 मीटर हो सकती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर साथियों देखिए और मुझे आप लोग यहां पर बताइए कि आपका यहां पर जो राइट आंसर हो सकता है वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। साथियों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद साथियों वीडियो को आप लोग शेयर भी अवश्य कर देंगे। चलिए भाई, कह रहे कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापसी उसकी, यानी कि मान लीजिए कोई दूरी है, जब ये जाता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस आता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। कह रहे कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। देखिए औसत चाल का एक सूत्र होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। औसत चाल का सूत्र क्या होता है साथियों, औसत चाल बराबर क्या होती है 2xy बटे x प्लस y। ये x क्या है पहली चाल, y क्या है दूसरी चाल, तो कर देंगे साथियों 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है तो साथियों 100 हो गया। मैं कहूंगा क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा और एक तरीके से 2 से यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 से कट करेंगे 12 आ जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो जाएगी। औसत चाल हो जाएगी तो साथियों यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके, यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर अगर 225। देखिए कभी भी अगर आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दे रखा हो और वो 2 वर्ष का हो तो एक सूत्र होता है वो आप लगा देंगे, बाकी और दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए अंतर की अगर बात करें, अंतर को इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस को हम डी लिखेंगे, डिफरेंस को डी बराबर पी पी यानी कि मूलधन और यहां पर आर स्क्वायर बटे 100 आ जाएगा। बस इतना काम करना है। आर क्या है 15% है। अब देखिए डिफरेंस कितना है 225 है, 225 बराबर पी कितना है, पी ही तो ज्ञात करना है। ठीक है, आर कितनी है साथियों, आर आपकी यानी कि दर कितनी 15 है तो 15 गुणा 15 कर लेंगे, नीचे 100 है तो 100 गुणा 100 कर लेंगे, स्क्वायर लगाए ना इसलिए। तो अब अगर बात करते हैं साथियों देखिए 5 तियां और ये आपका आ गया, फिर 5 तियां 5 दूना 10 20 आ गया। मैं कहूंगा एक काम करिए पी इधर लिखिए और ये 20 गुणा 20 इसकी गुणा कर दीजिए इसमें, तो 225 गुणा 20 और बटे में क्या आ जाएगा 3 बटे 3 गुणा 3 आ जाएगा। इसको अगर कैंसिल करें 3 सत्ते 21 3 पंजे 15 और कैंसिल करें 3 दूना 6 3 पंजे 15 यानी कि 20 गुणा 20 तो साथियों 400 हो जाएगा और गुणा अगर 25 करते हैं तो मैं कहूंगा ये कितना हो जाना चाहिए, ये आपका साथियों 10,000 के आसपास आ जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका साथियों आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे।